हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 मींस द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स से रिलेटेड हमने टेम्परेचर की इफेक्ट देख ली कि बाय सप्लाइंग हीट देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर और उसके साथ साथ क्या क्या चेंजेस आता है उससे रिलेटेड हमने थोड़ा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कर दिया है। ओके, चलो आज जो हमने एक बार डिस्कशन किया था लास्ट टाइम फिर से कि वेन एवर वी आर सप्लाइंग हीट टू द एनी सब्सटेंस then which type of effect occurs in a substance, then on supplying heat we can say there is a change in temperature, फिर change in state of matter, and there is a expansion. एक्सपांशन ऑफ द मैटर है ना। तो हीट से इतनी इफेक्ट हो सकती है कि ऑन सप्लाइंग हीट देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ द मैटर एंड देयर इज अ एक्सपांशन ऑफ द मैटर। अब ये जो एक्सपांशन ऑफ मैटर है बस वही हमें आज जो है वो कुछ आगे करना है। तो अब ये जो एक्सपांशन से रिलेटेड अगर हम सोचे कि ऐसे सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसियस में भी ऐसा एक्सपांशन हम देख सकते हैं। चलो उसका एक एग्जांपल है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसी ग्लास की कुछ ऐसी बॉटल है और उसका जो कैप है वो ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ फिक्स हो गया है जो ऐसे इजीली खुल नहीं रहा। तो क्या करें, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाओगे सॉरी तो मे बी वो ब्रेक हो सकता है क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ है बॉटल और ऊपर की जो कैप है वो मे बी चलो मेटल की है या प्लास्टिक की कुछ भी है और थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाने जाओगे ऐसे उसको ओपन करने के लिए तो वो ब्रेक हो सकता है। तो क्या करें, उसको ओपन कैसे करें? फिर अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा फिक्स हो गया है और वो खुल नहीं रहा। तब उसको ऐसे कोई अलग वेसल में पानी पहले तो थोड़ा गर्म करो, थोड़ी हीट सप्लाई करो पानी को, वो गर्म हो जाए थोड़ा, पूरी जो बोतल है उसको उसके अंदर डिप कर दो तो दोनों में एक्सपांशन होगा। देयर इज एक्सपांशन ऑफ ग्लास बॉटल एज वेल एज एक्सपांशन ऑफ द कैप। लेकिन द एक्सपांशन ऑफ ग्लास बॉटल इज लेस देन द एक्सपांशन ऑफ द कैप। अदरवाइज वी कैन से जो मटेरियल एज ए मेटल है या प्लास्टिक है उसका एक्सपांशन ग्लास से ज्यादा होता है, तो एक्सपांशन होगा तो थोड़ा वो लूज हो जाएगा और इजीली फिर वो ऐसे ओपन हो जाएगा। ओके, ऐसे ही चलो हम ऐसे गैसियस में देखते हैं। तो तुम ऐसे बलून को ऐसे ब्लो करो, अब वो जो ब्लो किया हुआ बलून है उसको तुम ऐसे गर्म पानी के अंदर थोड़ा रखोगे तो वो ज्यादा ब्लो होगा और उसी को तुम थोड़ा ऐसे कोल्ड वाटर के अंदर रखोगे तो वो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। तो देयर इज ए एक्सपांशन कि वो एक्सपांशन हम ऐसे डायरेक्टली देख सकते हैं जिसको। ओके, बस वही एक्सपांशन आज हमें आगे करना है और उसकी इक्वेशंस भी डिराइव करनी है। तो पहले तो एक्सपांशन, एक्सपांशन को हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे whenever there is a on supplying heat there is a change in temperature and due to the change in temperature there is a change in dimension of the substance is called expansion। मतलब बोल सकते हैं कि the change in dimension of the substance due to the change in temperature is called
एक्सपांशन। तो यहाँ पर हम सेंटेंस लिख सकते हैं, द चेंज इन डायमेंशन ऑफ substance due to change in temperature is called expansion। ओके, अब जिसमें तुम एक्सपांशन में इंक्रीज या डिक्रीज दोनों बोल सकते हो। ओके, चलो अब ये जो एक्सपांशन है वो भी एज ए 3 टाइप्स ऑफ एक्सपांशन। फर्स्ट, लीनियर एक्सपांशन। सेकंड, सरफेस, जिसको एरिया बोल सकते हैं, सरफेस एक्सपांशन। एंड थर्ड, वॉल्यूम। इसका मतलब अगर 1 डायमेंशन हमारी बॉडी है तो लीनियर एक्सपांशन होगा, 2 डायमेंशन है तो सरफेस एक्सपांशन होगा, 3 डायमेंशन है तो वॉल्यूम एक्सपांशन होगा। चलो उसमें आप फर्स्ट देखते हैं लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन क्या बोलेंगे? तो जैसे हमने बोला कि यहाँ पर जनरल फॉर्म में बोला ड्यू टू चेंज इन डायमेंशन, तो यहाँ पर बोल सकते हैं द चेंज इन लेंथ ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, इसको लीनियर एक्सपांशन। यहाँ पर तुम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, राइट बाय योरसेल्फ, क्या? द चेंज इन लेंथ ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड लीनियर एक्सपांशन। तो यहाँ पर डायमेंशन में हम जैसे लीनियर करेंगे तो लाइन बोलेंगे, सरफेस में एरिया बोल देंगे और वॉल्यूम में तो वॉल्यूम बोलेंगे। वंस अगेन, द चेंज इन लेंथ ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर एक्सपांशन। ओके, अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ कि जो भी चेंज इन लेंथ है, चलो उसके लिए पहले अगर हम डायग्राम सोच ले कि सपोज ये कोई भी हमारा रोड है जिसकी लेंथ ओरिजिनल L है, अब हमने हीट सप्लाई की, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो डेल्टा L जितना उसमें लेंथ इंक्रीज हुई। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लेंथ इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे लेंथ डिक्रीज होगी। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड कि व्हाटएवर द चेंज इन लेंथ is directly proportional to the original length and the change in length is also proportional to change in temperature। और इसीलिए अगर तुम ये जो है डायरेक्ट प्रैक्टिकली अगर हमें इसका एग्जांपल्स चाहिए तो ऐसे जो भी ऐसे रेल्स होती है, जो ट्रेन है उसकी रेल्स, हाँ, और अगर ये एक रेल है, ओके, और उसके आगे अगर दूसरी रेल रखनी है तो यहाँ पर थोड़ा गैप रखते हैं, वो तो देखा ही होगा। तो क्यों रखते हैं ऐसा गैप? क्यों ऐसे डायरेक्ट उसको टच नहीं करा देते? तो गैप रखने से क्या होगा, इन समर टाइम ऑन हीटिंग, तो जैसे हीट सप्लाई में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ से इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी, ये लेंथ भी इंक्रीज होगी, तो वो शायद ऐसे फिक्स आ जाएगा, अदरवाइज उसमें भी थोड़ी जो गैप है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर ऐसे ही डायरेक्ट रख दिया है ऐसे दोनों को टच करके, तो जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं वहां पर एज ए बेंडिंग हो जाएगा, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। और इसीलिए जैसे दो रेल्स को ऐसे ज्वाइंट करना है तब वहां पर थोड़ा एज ए गैप रखते हैं। तो ये एक हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया कि द चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जितनी इसकी लेंथ ज्यादा होगी उसमें उतना ही एज ए इंक्रीज ज्यादा होगा। तो यहाँ पर और एक कनेक्ट करनी है तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गैप रख के वो ऐसे कनेक्शन कर देते हैं। ओके, ऐसा तो हमने देखा हुआ है, हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है बस। तो अब इसको अगर हम डायरेक्ट
एक ही कॉमन इक्वेशन में बोले देन चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू L एंड डेल्टा T। अब अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर लिए तो हमें कहीं ना कहीं कोई भी एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहां बोलेंगे हम अल्फा L, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है और ये हमारा अल्फा है एंड L डेल्टा T। तो बोल सकते हैं कि अल्फा L क्या होगा, तो बोल सकते हैं इट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल, ये तो अंडरस्टूड है, डिफरेंट मटेरियल्स का अल्फा डिफरेंट हो सकता है। जैसे एल्यूमिनियम है तो उसका एक्सपेंशन अलग होता है सप्लाई हीट सप्लाई करने से, फिर आयरन होगा तो अलग होगा, कॉपर होगा तो अलग होगा, गोल्ड होगा तो अलग होगा, सिल्वर होगा तो अलग होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल एंड दूसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड। उसमें भी एक कंडीशन ऐसी कि इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज मच स्मॉल, मतलब टेम्परेचर जो है उसका डिफरेंस और बहुत ही ऐसा स्मॉल है, माइनर है, then it is in coefficient of linear expansion independent of temperature. At that time this depends only on type of material. तो एक कंडीशन ऐसी कोई भी क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं कि coefficient of linear expansion depends on which factor, तो दो आएगा, टेम्परेचर एज वेल एज टाइप ऑफ मटेरियल। लेकिन उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कंसीडर द टेम्परेचर डिफरेंस इज टू स्मॉल, then coefficient of linear expansion depends on only and only type of material, otherwise we can say it is independent of temperature. Okay, चलो अब इसका यूनिट क्या होगा, what is the unit of coefficient of linear expansion? तो हमें पता है जिसका यूनिट चाहिए पहले तो उसको हम सब्जेक्ट कर देंगे, तो L और डेल्टा T नीचे जाएगा, तो डेल्टा L और L दोनों का यूनिट सेम होगा। अगर L मीटर में है तो डेल्टा L चेंज भी मीटर में आएगा, तो वो कैंसिल होगा, सिर्फ टेम्परेचर का 1/, होगा, मतलब इट इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स, अदरवाइज वी कैन से केल्विन इनवर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ओके, चलो अब यहाँ पर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। तो ये जो हो गई ऐसे चेंज इन लेंथ में, इसको एरर के टर्म्स में ले सकते हैं, द रिलेटिव चेंज है ना, रिलेटिव एरर, लेकिन यहां पर बोलेंगे रिलेटिव चेंज इन द लेंथ, तो रिलेटिव चेंज इन द लेंथ इज अल्फा डेल्टा T। ये अल्फा L जो है इट इज कोरेस्पोंडिंग टू द लेंथ, सिर्फ अल्फा भी तुम बोल सकते हो, देन अल्फा डेल्टा T। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये लर्न करो, अगर ये याद हो गई ये तो वही जाएगी अगर पूछा है कि रिलेटिव चेंज इन द लेंथ, या फिर इसको हम एरर भी बोल सकते हैं, सॉरी ये जो है हमारा स्ट्रेन भी हो सकता है, डेल्टा L अपॉन L इट इज द स्ट्रेन। हाँ, आगे के चैप्टर में स्ट्रेन पढ़ा हमने, डेल्टा L अपॉन L ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो स्ट्रेन हो गया वो एक और इक्वेशन अल्फा डेल्टा T। ओके, चलो अब सेकंड सरफेस एक्सपेंशन। तो सरफेस एक्सपेंशन में क्या बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर डायमेंशन की जगह पर एरिया कर दो, द चेंज इन एरिया ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड सरफेस एक्सपेंशन। तो ये पॉइंट लिखना है तुम्हें। और फिर अगर हम कोई भी एक ऐसी डिस्क ले ले या कोई भी ऐसा प्लेट ले ले कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, व्हाटएवर इट इज, इट्स ओरिजिनल एरिया है, और अगर हीट सप्लाई करोगे तो इसका एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। ओके, तो क्या बोल सकते हैं कि
change in area is proportional to the original area and delta t, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इक्वेशन नाम डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। चलो अब प्रोपोर्शनल की साइन अगर हमें रिमूव करनी है तो एक कोएफिशिएंट डाल सकते हैं बीटा, इट इज बीटा ए डेल्टा टी। हियर बीटा मतलब क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, जिसे यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 अल्फा एल, डबल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो लेंथ का भी अल्फा है ब्रेथ का भी अल्फा है, तो डबल हो जाएगा 2l अल्फा। इसका मतलब ये इक्वेशन अगर हमें यहाँ पर लिखना है तो बोल सकते हैं 2 अल्फा ए डेल्टा टी। इसका मतलब दिया है तुम्हें चेंज इन एरिया, लेकिन उसमें कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन नहीं दिया, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन करना है कैलकुलेशन एरिया की, दे रखा है हमें लीनियर एक्सपेंशन, देन जो हमें कांस्टेंट रखना है वो 2 अल्फा करके करना है। ओके, देन व्हाट अबाउट द चेंज इन एरिया या रिलेटिव चेंज इन द एरिया, डेल्टा ए अपॉन ए इट इज 2 अल्फा एल डेल्टा टी, मतलब जो अल्फा है उसका डबल कर देंगे हम, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों आए। तो ये जो है इक्वेशन अगर सरफेस एक्सपेंशन दिया है तो यहां से, और लीनियर एक्सपेंशन दिया है तो तुम्हें यहां से करना है, और उसके बाद तो डेल्टा ए अपॉन ए कर ही सकते हैं। और यहां पर भी अल्फा एल आ गया, मतलब बीटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस या लीनियर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेंपरेचर, उसका यूनिट सेम ही होगा। बीटा का यूनिट लिखो तो एरिया दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ बीटा इज आल्सो डिग्री सेल्सियस केल्विन इनवर्स, मतलब लीनियर होगा कि सरफेस होगा कि वॉल्यूम आगे करेंगे, सभी में उसका यूनिट सेम टू सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो कैसे ही करते हैं आप वॉल्यूम से रिलेटेड। तो थर्ड वन वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो क्या बोलेंगे, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू द चेंज इन टेंपरेचर इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये पॉइंट लिख देना है। फिर वॉल्यूम से रिलेटेड अगर हम कोई भी एक हमारा क्यूब कंसीडर करें 3 डायमेंशन में, तो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम भी है, अब हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो ऐसे इंक्रीज होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू V डेल्टा टी एन इज इक्वल टू बोलेंगे गेमा V डेल्टा टी। हियर गेमा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब देखो लीनियर है तो अल्फा है, मोस्ट प्रोबेबली 90% सरफेस एक्सपेंशन में तुम्हें अल्फा ही दिया होगा, डायरेक्ट बीटा नहीं होगा। तो अगर अल्फा दिया है तो 2 अल्फा करके एरिया का चेंज कर सकते हो, रिलेटिव चेंज कर सकते हैं हम। तो 90% केस में हम एरिया में ये इक्वेशन यूज करेंगे। और वॉल्यूम से रिलेटेड ये दिया होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये दिया होगा, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और ये जो है इसकी वैल्यू होगी 3 अल्फा है। अगर इसमें भी तुम्हें लीनियर ही दे रखा है तो 3 अल्फा करके यूज कर सकते हैं। मतलब अब इक्वेशन उसको हम डेल्टा V इज इक्वल टू 3 अल्फा एल V डेल्टा टी। तो यहाँ पर गेमा जो होगा उसका भी अगर हम यूनिट बोलेंगे तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स, क्योंकि वॉल्यूम के दोनों में कैंसिल हो जाएगा डेल्टा टी नीचे। और यहां से अगर हमें फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम करना है, रिलेटिव चेंज ऑफ द वॉल्यूम, देन इट इज
गामा डेल्टा टी। ओके, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। चलो ये पूरा लिख देना है तुम्हें, वीडियो पॉज करके लिखो। ओके, चलो अब यहां से एक और आगे हमें करना है रिलेटेड विद द वाटर, कि वाटर में अगर हम इसको ऐसे हीट सप्लाई करें तो क्या होगा, और उसका अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो क्या होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या चेंजेस होता है वाटर के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और अगर वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करे तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज आता है। और वो जो होगा हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, तो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर मतलब जो हम प्रिडिक्ट करते हैं उससे थोड़ा कुछ अलग होता है, दैट इज द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। चलो हम जो ऐसे क्या प्रिडिक्ट करते हैं इसके अंदर, तो एक तो चीज क्लियर है कि अगर हम डेंसिटी गिने तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर तुम इसका मतलब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करो तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे तब वो जो है थोड़ा एक्सपांड होते हैं, मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन एब्जॉर्बिंग द हीट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, मतलब ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज की साइन हम कर रहे हैं। देन द इमीडिएट इंक्रीज इज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। अब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो लेस डेंस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी डेंसिटी लेस है वो ऑलवेज ऊपर रहने की ट्राई करते हैं, है ना। जैसे हम बोले कि हमारे घर में ऐसे जो भी हम नाश्ता करते हैं उसमें सेव ममरा है हमारे पास, अब वो जो है उसको थोड़ा हिला तो क्या होगा, ममरा ऊपर आएगी कि सेव आएगी ऊपर, ममरा। ओके, बस तो यही हो गया, उसमें लेस डेंसिटी वाले हैं वो ऊपर रहने की ट्राई करते हैं, और वो पूरी प्रोसेस अब देखते हैं। चलो कि अगर ये कोई भी हमारा एक वेसल है उसमें पानी भर दो पूरा और उसको एज ए स्टव के ऊपर रख दो और हीट सप्लाई करो, हम नीचे से हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे नीचे जो लेयर है water molecules, initially the molecules which are at the bottom they absorb the energy, on absorbing the energy temperature increases, volume decreases, volume increases, density decreases, density decrease होगी तो ये ऐसे ऊपर जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट अप होंगे, और वहां पर हम बोल सकते हैं कि ऊपर भी शिफ्ट होते हैं, तो एक चैप्टर नंबर 10 के हिसाब से बॉयंट फोर्स भी बोल सकते हैं हम कि ड्यू टू द बॉयंट फोर्स वो ऊपर आएगा। अब उसके ऊपर वाले जो लेयर है वाटर मॉलिक्यूल्स का लेयर है जिसने अभी तक हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की, तो इसके कंपेयर में इसकी डेंसिटी तो ज्यादा होगी तो वो नीचे आएंगे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तब वो लेयर से नीचे आएगा। जैसे नीचे आएगा क्या होगा, सेम प्रोसेस, हीट एब्जॉर्ब करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, वो वापस ऊपर जाएंगे, और इसके ऊपर वाले जो है वो नीचे आएंगे। अब जैसे ये वाले जो है ऊपर जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो आजू बाजू के जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ नहीं, तो वापस वो एनर्जी को एज ए एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल अगर ऊपर गया तो आजू बाजू में वो एनर्जी को वापस ऐसे ट्रांसफर कर देगा। एंड बाय दिस वे द टेम्परेचर ऑफ वन अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट। इसका मतलब अब अगर पानी जो है
वो हमने ऐसे स्टोव पे रखा है, कितना गर्म हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए क्या करते हैं हम, वहां पर हम थर्मोमीटर यूज करते हैं घर पे कि चलो ये टेम्परेचर कितना गर्म हो गया, ऐसे नहीं, हम क्या करेंगे, ऐसे हमारी जो फिंगर है उसे टच करते हैं, उसमें भी पूरा हाथ अंदर डाल देते हैं, वो हमारा जो वेसल है उसके अंदर कि पानी कितना गर्म हुआ, नहीं ना, और जो फिंगर है वो भी पूरी डाल देते हैं अंदर, नहीं, सिर्फ हम सरफेस से ही टच करते हैं ऐसे, और फिर जजमेंट लेते हैं कि वो गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है पानी, उसका टेम्परेचर हमारे जितना चाहिए उतना इनफ हुआ कि नहीं, है ना। और फिर हम ऐसा डाउट करते हैं कि हमने ऊपर की सरफेस को ऐसे टच किया है, अब नीचे कितना पानी गर्म है, वो नीचे थोड़ा ठंडा हुआ तो, या थोड़ा ज्यादा गर्म हुआ तो, ऐसा डाउट करते हैं, नहीं, हम ऐसा सोचते हैं कि जो ऊपर का लेयर है उसका ऑलमोस्ट सभी का टेम्परेचर सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो ऐसे हो रही है उसके अंदर, तो जो पूरा जो ऐसे अमाउंट है वाटर का वो साइमल्टेनियसली एक साथ ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ओके। और फिर ऐसा भी एक्सपीरियंस तुम लोगों ने, मतलब एक ऐसा भी ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जैसे तुमने यहाँ पर हीट सप्लाई करते रहे, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और अब जो पानी है वो बॉइलिंग उसका चालू हो गया, तो बॉइलिंग टाइम पर क्या होगा, तुम्हें ऐसे नीचे से बबल्स दिखेंगे और वो कंटिन्यूअसली ऊपर आते होंगे कि नहीं, ऐसा कभी देखा है, ऑब्जर्वेशन किया है कि whenever at the time of boiling of the water the some bubbles are shifting upward from the downward, continuously ऐसे बबल्स नीचे से ऊपर आएंगे कि नहीं, तो वो जो बबल्स है वो किसके बबल है, एयर के बबल है, और तुम अगर हाँ बोलो कि वो एयर के बबल है तो दूसरा क्वेश्चन कि पानी के अंदर एयर कहां से आया, एक सिंपल रूल है कि अगर हमें कोई भी वेसल के अंदर कोई भी लिक्विड भरना है तो वहां से एयर तो बाहर निकलनी चाहिए, हाँ, हमारी जो बोतल है उसको तुम ऐसे उल्टी करके पानी के अंदर डालो, पानी जाएगा अंदर, नहीं, अगर एयर निकली तो ही हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर पानी भर दिया वेसल के अंदर, इस पोर्शन में से तो एयर निकल गई, तो फिर वापस एयर आई कहां से, इसका मतलब वो एयर के बबल नहीं है। जिन लोगों ने सोचा था कि ये एयर बबल्स है, या अभी तक जो तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे और सोचते थे कि दिस आर द एयर बबल्स, मतलब वो रॉन्ग है, तो फिर किसके बबल है, वाटर के बबल है, तुम हाँ बोलो तो दूसरा क्वेश्चन कि वाटर में वाटर बबल्स कैसे आए, वाटर के अंदर ही वाटर बबल्स कैसे, बोलो। तो जिन लोगों ने बोला है कि भाई वो वाटर के बबल्स है तो वो सही है, वाटर के अंदर ही वाटर बबल्स बने, तो आप बोलो कैसे बने, हाउ द वाटर बबल्स फॉर्म इनसाइड ऑफ द वाटर, वाटर में वाटर बबल्स कैसे बने फिर, तो उसका हम रीजन दे सकते हैं यही कि on supplying heat on increasing temperature the volume of the water expand, density decrease हो गई, तो जो ऐसे बहुत सारे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स है एक साथ जिन लोगों ने एनर्जी ऐसे एब्सॉर्ब की, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा है, डेंसिटी डिक्रीज हुई, जिसकी डेंसिटी डिक्रीज हुई डायरेक्टली अपवर्ड मूव होंगे, तो एक ऐसा बंच ऑफ वाटर कि जिसमें ऐसे प्रोसेस हुआ है वो डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा और उसका प्लेस है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स लेंगे, वापस जो है वापस प्रोसेस होगी, इसीलिए हमें कंटिन्यूअसली ऐसे बबल्स, अब इसको आप बबल नहीं बोलेंगे, हाँ, थोड़ा ऐसे बंच बोलेंगे, द बंच ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के अंदर ही वाटर मॉलिक्यूल्स हुए हैं कि जहां पर उसकी डेंसिटी का डिफरेंस है, तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी we can observe this type of bunch and which is continuously moving upward, तब बोलेंगे कि हाँ अब जो है वो पानी जो है बॉइलिंग चालू हो गया है वाटर का, ओके। चलो हमें तो करना है एनोमलस एक्सपेंशन, इसका मतलब लोअर टेम्परेचर,
तो इसका ऑपोजिट, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें वाटर का, देन वाटर मॉलिक्यूल कंप्रेस, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ देन डेंसिटी इंक्रीजेस। अब ये जो प्रोसेस है वो नेचर में सोचते हैं हम, अभी जो ये हमारी सीजन चल रही है विंटर की सीजन, जिसमें टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर थोड़ा डिक्रीज हो रहा, तो जहां पर एज ए रिवर है, पॉन्ड है, वहां पर भी जो टेम्परेचर है रिवर मतलब वाटर का, उसका भी टेम्परेचर थोड़ा डाउन आएगा। ओके, और फिर जैसे सोचो कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जीरो हो जाए ऐसे, तो क्या होगा, व्हाटएवर द वाटर इन रिवर या फिर पॉन्ड है वो आइस में कन्वर्ट होगा। उसमें भी अब मुझे बोलो कि उसमें ऊपर का लेयर ही ऐसे थोड़ा आइस होगा कि पूरा जितना वाटर है अमाउंट है, जितनी डेप्थ पर रिवर में या पॉन्ड में, वो पूरा ऐसे आइस में कन्वर्ट होता है। बोलो, चलो मैं ऐसा बोलूं कि दिस इज अवर पॉन्ड या फिर कोई भी एक ऐसी रिवर जिसमें ये पूरा वाटर है यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर, और जब ये एटमॉस्फेयर जीरो हुआ तो क्या होगा, सिर्फ ऊपर का लेयर ही ऐसे आइस में कन्वर्ट होगा कि पूरा ऐसे अमाउंट। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सिर्फ ऊपर का लेयर ही हमें दिखेगा कि जो आइस में कन्वर्ट हुआ, उसके नीचे तो हमें पानी दिखेगा। तो दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एंड दिस इज द नेचर ऑफ द वाटर, वाटर का ही नेचर है। एंड ड्यू टू दिस नेचर ऑफ द वाटर द एक्वाटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव। अदरवाइज अगर ये पूरा हो जाता आइस, तब तो हर एक विंटर सीजन में जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, वो तो हर ऐसे विंटर सीजन में मर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है ड्यू टू द नेचर ऑफ द वाटर। कौन सा नेचर, एनोमलस एक्सपेंशन। चलो अब है क्या हुआ, तो जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, हाँ हम बोलते हैं वॉल्यूम डिक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस। तो अब ये जो प्रोसेस है वो हमें नेचर के साथ करनी है, रिवर में करनी है। तो ये पूरा पार्ट तो ऐसे हमारा जो लैंड है, जमीन है, उसके अंदर होती है। तो प्रोसेस कहां से होगी, ऊपर के सरफेस से। दिस सरफेस इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। ऊपर का लेयर ऑफ द रिवर ऑलरेडी कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। चलो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम उसका डिक्रीज होगा एंड डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले जो ऊपर का लेयर है, जो भी मॉलिक्यूल्स है इन अपर लेयर, उसमें प्रोसेस होगी और उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो ज्यादा डेंसिटी वाला जो है वो तो ऑलवेज नीचे जाएगा। तो दिस वाटर मॉलिक्यूल्स गोइंग डाउनवर्ड एंड व्हाटएवर द मॉलिक्यूल्स आर इन बिलो ऑफ द फर्स्ट सरफेस, उसकी डेंसिटी तो थोड़ी इसके कंपेयर में कम होगी, तो लोअर डेंसिटी वाले ऊपर आएंगे। वापस उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा बिकॉज नाउ दिस लेयर इज इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। ये प्रोसेस होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी, ये नीचे आएगी, उसके नीचे वाले। बाय दिस वे द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेयर। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो कब तक होगी, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस ओनली। जब तक टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर 4 डिग्री सेल्सियस होगा ये प्रोसेस होगी। Whenever temperature of the atmosphere further decrease from 4, जैसे 3 डिग्री सेल्सियस हुआ, अब होना क्या चाहिए, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए और डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। बट whenever temperature of water, जैसे temperature of atmosphere decrease from 4, temperature of water decrease further from 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3 डिग्री सेल्सियस हुआ टेम्परेचर ऑफ वाटर। होना क्या चाहिए, वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। बट सडनली
द वाटर मॉलिक्यूल एक्सपांड, मतलब अब अगेन वॉल्यूम जो है वो वाटर का इंक्रीज हो जाएगा और सडनली डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अब अगर यहाँ पर टेम्परेचर 4 से सपोज 3 डिग्री सेल्सियस हो गया तो अब क्या होगा प्रोसेस में, सडनली वाटर मॉलिक्यूल एक्सपांड, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अब डेंसिटी डिक्रीज हुई तो ये वाला जो लेयर है अब वो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसके नीचे वाले जो उसकी तो डेंसिटी और ज्यादा है उससे, तो ये जो लेयर है वो वहीं पर ही रहेगा। एंड देन 2 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये प्रोसेस होती रहेगी, वॉल्यूम सडनली इंक्रीज होगा, डेंसिटी सडनली डिक्रीज हो जाएगी, वो लेयर अब वहीं पर ही रहेगा। और जैसे ही टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 होगा इट इज कन्वर्टेड इनटू आइस, इसीलिए हमें ऊपर के लेयर में ही ऐसे आइस लेयर दिखेगी, नीचे तो वाटर रहेगा। इट इज द नेचर ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं एनोमेलस एक्सपेंशन। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 4 सडनली volume of the water molecule increases, density decreases, is called anomalous expansion of water। ये water के नेचर में ही है, ऐसा क्वेश्चन मत करना कि ये क्यों हुआ, ये होता है, water का ही नेचर है। And due to that aquatic animals can survive in winter also। अब अगर टेम्परेचर फिर और डिक्रीज हो जाए, माइनस में चला जाए तो भी सिर्फ क्या होगा, इसकी थोड़ी थिकनेस इंक्रीज होगी, लेकिन कभी भी पूरा जो अमाउंट है वो कभी आइस में कन्वर्ट नहीं होता। तब इसके जो नीचे वाटर है, आइस के नीचे जो भी वाटर रहेगा उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन होगा कि द temperature of the water below the ice surface in the river is 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से और डिक्रीज हुआ तब तो ये लेयर तो वहीं पर ही रहेगा, तो नीचे तो 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा, तो 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होगा सपोज, अगर 4 से डिक्रीज हुआ तो नीचे 4 होगा, तो इसकी डेंसिटी कम होगी और इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा वाले तो नीचे ही रहेंगे, इसीलिए पूरा आइस जो हमने ऊपर की लेयर में ही दिखता है। ओके, तब बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखो ऐसा भी एक क्वेश्चन कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो भी डिक्रीज होगी और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे 4 से तो भी डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो मैक्सिमम कब होगा? बोल सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। और वॉल्यूम सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि यहां पर भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है और यहां पर भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो मिनिमम कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम मिनिमम एंड डेंसिटी मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तब उससे रिलेटेड हमें यहां पर ऐसे दो हमें ग्राफ भी दे रखे कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एंड डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। तो वॉल्यूम में ऐसा एक ग्राफ दे रखा है कि ये जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और डेंसिटी का कुछ हमें ऐसा दे रखा है, एंड दिस इज आल्सो नियरर टू 4 डिग्री सेल्सियस। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री एंड वॉल्यूम इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो दिस इज ड्यू टू द एनोमलस एक्सपेंशन। यही अनफॉर्चुनेटली जो हुआ, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं बोल सकते लेकिन ऐसा वर्ड कर सकते हैं हम, कैसे सडनली, अनफॉर्चुनेटली नहीं, सडनली जो चेंज आया कि टेम्परेचर डिक्रीज होने में वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन 4 डिग्री से जब डिक्रीज होगा देन सडनली एक्सपांड, दैट इज कॉल्ड एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और अगर वो तुम्हें देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो क्या करो कि एक जो कटोरी है उसमें थोड़ा पानी भरो, पूरा ऊपर के लेयर तक नहीं, पूरा नहीं भरना, थोड़ा कम रखो, हाँ? और फिर उसको फ्रीजर में रहने दो, आइस में कन्वर्ट हो जाए तब तक। जैसे आइस में कन्वर्ट होगा देखो उसका सरफेस, तो तुमने जहां तक वो भरा था, मतलब जहां तक तुमने फिल किया था, उससे जो आइस बनेगा वो थोड़ा ऊपर बनता है,
तुम्हें लगेगा कि ये आइस जो है वो ज़्यादा बना, मतलब अगर ये तुम्हारी साइज है कटोरी की और तुमने यहाँ तक वाटर भरा था, आइस बनेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, मतलब पूरा ऐसा फिल हो जाएगा। तो तुमने थोड़ा बाकी रखा तो आइस जो है वो पूरा हो जाएगा। और फिर इसी को वापस तुम ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर रख दो ऐसे, तो आइस मेल्ट होगा। जैसे पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो वापस अपनी सरफेस पर आ जाएगा। तो ऐसे आइस ज्यादा क्यों बना? तो ज्यादा नहीं बना है, वॉल्यूम उसका बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ा, अब यहाँ पर कोई एक्सपेंशन का कुछ ऐसे चांस नहीं है, इसीलिए वाटर जो है वो इस कटोरे में थोड़ा ऊपर तक आ जाएगा। और वही तुमने देखा होगा कि अगर तुमने जो आइस ट्रे है हमारे उसमें तुमने पानी भर दिया है तो वो अलग अलग में पानी भर रहा है तुमने, और जैसे आइस में कन्वर्ट होगा तो उसमें थोड़ा ऊपर तक आ जाता है आइस, है ना। बस वही तुम देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन कि व्हेनेवर कोई भी एक ग्लास में तुमने पानी भर रखा है और उसमें तुम आइस क्यूब डाल रहे हो, तो आइस क्यूब डाली तो वो आइस क्यूब ऐसे क्यों फ्लोट करती है? व्हाई आइस क्यूब फ्लोट इन वाटर? आइस ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर, वाटर तो है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? व्हाई द आइस क्यूब फ्लोट इन वाटर? क्यों ऐसे डीप नहीं हो जाती, ऑलवेज फ्लोट ही क्यों करेगी? तब जैसे आइस में कन्वर्ट हुआ है उसकी डेंसिटी कम हो गई है, तो वाटर के कंपेयर में आइस क्यूब की डेंसिटी लेस है, तो लेस डेंस जो होता है वो तो ऑलवेज ऊपर रहेगा और हायर डेंस है वो नीचे रहता है। दैट्स व्हाई आइस क्यूब फ्लोट इन वाटर। ओके, तो यहां तक पहले अच्छी तरह से कर दो, समझ लो इसको अच्छी तरह से।